क्वेश्चन जब तक सोचेंगे तभी जाकर हल करें। देखो सबके दिमाग में इसका आंसर गलत है, इतना मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है ना। सबके दिमाग में आंसर इसका क्या है, गलत है। बच्चों के दिमाग में तो एकदम 100% मैं मान रहा हूँ गलत दिमाग में है। क्वेश्चन है कि एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होगी। बहुविकल्पी अगर ध्यान से देखेंगे तो 4 विकल्प बना के दे रखा है। पहला विकल्प है ऋणावेशित, दूसरा विकल्प है धनात्मक आवेशित, चाहे धनावेशित कहिए चाहे धनात्मक आवेशित कहिए, दोनों बात क्या है, एक ही है। तीसरा विकल्प है उदासीन और चौथा विकल्प है कोई नहीं। चलिए सबसे पहले लड़कों में बताइए कि इसमें आंसर इसका क्या सही होगा। कोई नहीं होगा, 2 नंबर होगा और पहला होगा, ठीक है। हाँ बोलो क्या हो, तीसरा होगा। कैसे तीसरा होगा, चलो ध्यान सुनो लो। पहले ये समझिए, क्वेश्चन कह रहा था कि ये एन टाइप का जो अर्धचालक है, एन टाइप किसको बोलते हैं, एन टाइप अर्धचालक बोलते हैं कि शुद्ध अर्धचालक में, कौन सा अर्धचालक में, हाँ, अगर पंच संयोजी इलेक्ट्रॉन को मिलाते हैं तो एन टाइप क्या होता है, बनता है। 5 संयोजकता वाला एटम मिलाने पर क्या बनता है, एन टाइप बनता है, जिससे इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है। बहुसंख्यक वाहक क्या होते हैं। हाँ, अब यही आपको ध्यान से बोर्ड के एग्जाम में पेपर देना है, नहीं ध्यान देंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए ये जो है क्या है, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन क्या है, बहुसंख्यक आवेशवाहक। अब इस क्वेश्चन का अर्थ अलग है। क्वेश्चन कह रहा है कि एन टाइप अर्धचालक कैसा होता है, धनावेशित होता है कि ऋणावेशित होता है कि उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका आंसर ये मत मार दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन के चलते ऋणावेशित होता है, कभी नहीं, हरगिज नहीं होगा। दिमाग समझिए कितना सटीक क्वेश्चन पूछा है। ये पूछा होता कि एन टाइप में आवेशवाहक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। सिंपल बात है, एन टाइप में आवेश को ले जाने का मतलब आवेशवाहक धारा प्रवाह का कारण कौन बनता है, इलेक्ट्रॉन बनता है। लेकिन यह चार्ज में नहीं होता है, ये न्यूट्रल ही होता है। क्यों न्यूट्रल होता है। अब मान लीजिए कि आप तो पढ़े हैं कि किसी भी एटम में सामान्य अवस्था में जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती कि नहीं होती है। तो जब प्रोटॉनों की संख्या, इसमें से क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, नहीं। कहीं से इलेक्ट्रॉन इसमें गया है ना, कहाँ गया है। अरे भाई ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, हाँ ये सब सिलिकॉन है। सिलिकॉन, सुनो पहले क्वेश्चन को समझो, दिमागी क्वेश्चन है। सिलिकॉन के क्रिस्टल में जब हम 5 संयोजी ऐसे पदार्थ को मिलाते हैं जिसकी संख्या कितनी है, 5 है, ये जब जाता है तो इसको विस्थापित करके अपना स्थान लेता है, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इलेक्ट्रॉन निकला है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है नहीं, इसकी तो संयोजकता 5 है, इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, समझे। तो इलेक्ट्रॉन न तो निकला और न कहीं से आया। तो जब तक मटेरियल से न तो इलेक्ट्रॉन निकले और न इलेक्ट्रॉन मटेरियल में आए तब तक वो वस्तु आवेशित नहीं हो सकती। तो इसमें संख्या क्या है, जितना प्रोटॉनों की संख्या है उतनी ही मात्रा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। फर्क इतना है कि इसके वाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण 9 होने के कारण एगो बाहर चला गया है, क्या हो गया, 9 इलेक्ट्रॉन होने के कारण 8 को पूरा कर दिया, एगो क्या हो गया बाहर। तो वो आवेशवाहक के रूप में बाहर है, उसे आवेशित ऋणावेशित नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन सटीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसा होगी, तो एन टाइप जो चालक है अर्धचालक, उसकी प्रकृति में हम विकल्प क्या मारेंगे, उदासीन। जहां मारे ऋणावेशित, गया काम। ध्यान रखना, समझ में आया कैसे, समझ में कि नहीं आया। चलिए
एकरा में का समझाओ तो विषय उतना समझाई तब हूँ। चलिए दो जी सीरीज कहाँ है सीरीज? हाँ कथी? हाँ लंबाई पर ना निर्भर करला, मोटाई पर ना निर्भर करला, प्रकृति पर निर्भर करला, ताप पर निर्भर करला। ठीक है, पदार्थ के प्रकृति पर, पदार्थ के ताप पर ना, हाँ पदार्थ पर निर्भर करता है नहीं, नहीं अभी पढ़ा हो तुम लोगों ने। आर बराबर क्या होता है? रो एल बाई ए होता है। आर बराबर का फॉर्मूला क्या होता है? एम एल अपान एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। इसको निकाल दोगे तो इसके जगह पर कौन आएगा? तो रो बराबर कितना होगा? एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ होगा। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकृति पर निर्भर करती है, हाँ। टाउ टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ताप पर। मार लगा बल गुण हो, श्रांति काल हो। तो ये श्रांति काल ताप पर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति कैसी है, ये दो चीजों पर डिपेंडेंट करता है। कौन? विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको एन तार वजन हो, हाँ तारे वजन हो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ख नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ख नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक फोकस दूरी, कितना फोकस दूरी? एक फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण। तो एक अवतल दर्पण आप ऐसा बनाना जानते हैं, ये कौन से दर्पण को रिप्रेजेंट करता है? हाँ, इसका फोकस दूरी कितना दिया है? एफ दिया है। मतलब ये आपका पोल है और ये आपका फोकस है, तो यहाँ से इसकी दूरी क्या कहलाएगी? एफ कहलाएगी। तो कह रहे हैं कि एफ फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर 4f दूरी पर, इससे 4 गुना डिस्टेंस पर, तो एफ का आगे 2f होता है, इसके बाद इन्फिनिटी होता है। बुझाए लगी? चलो ध्यान दो। तो ये 4f दूरी पर एक वस्तु को क्या किया गया है? रखा गया है, जिसकी लंबाई कितनी सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई होगी। अब बताइए ध्यान से कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है तो ये C हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि ये बताइए कि अगर इससे हम कितना दूरी पर रखे हैं? 4f दूरी पर वस्तु को रखे हैं, तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी हाइट क्या होगी? अगर प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। ये मात्र कितने नंबर क्वेश्चन है? 1 नंबर का क्वेश्चन है। कैसे लगाएंगे इसको हम? V बाई यू बराबर एम एच आई बटा एच आई ज्ञात करना है, ठीक है। V दिया है, हाँ हाँ, एम बराबर V बटा यू होता है बहू, ठीक है। एम बराबर V बटा यू होता है, और एच आई बटा क्या होता है? एच ओ होता है। ये तो यू दिया है 4f, तो पहले तुमको क्या निकालना पड़ेगा? भी पता करना पड़ेगा कि ये दूरी कितनी होगी। तो ध्यान दो, 1 बटा एफ इजिकल टू 1 प्लस भी प्लस 1 बटा यू। ये सूत्र पढ़ा है तुम लोग, याद है? अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोग को? नहीं आ रहा है तो बताना। अगर नहीं आ रहा है तो सीरीज पढ़ाएंगे, सीरीज पढ़ाएंगे, सीरीज से हल कराया जाएगा,
ठीक है ना, एक एक पार्ट को सीरीज सॉल्व करा दिया जाएगा। अगर आ रहा है तो ठीक, आ रहा है ये समझ में, सीरीज सही रहेगा ना। चलो इस सवाल करा दे रहे हैं, ध्यान से देखो। इसका 1/f होगा ये लड़का, 1/v, ये 1/u का मान कितना दिया है? वो डायरेक्ट वाला चक्कर मत पड़ो, तो 1/v निकाल लो। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसको हल कर दो, ये आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1/4f माइनस 1/f, इसका एलसीएम ले लो। 4f प्लस कट जाएगा, 4f से कट जाएगा तो क्या आएगा 1, f से कट, तो 1/v बराबर कितना आएगा, -3/4f। ये किसका मान हो गया, 1/v का, तो v का मान कितना आएगा, हाँ 4f, अब बटा में कितना हो जाएगा, अब निकालो। चूँकि HI बराबर HI बटा HO, v बटा कितना होता है u, HI बराबर v का मान कितना आया है, -4/3f, u का मान कितना है 4f, HO का मान कितना है 6। बबुआ सूत्र भाई याद रही तब नो, ना याद रहते कर वो परीक्षा में बैठने के बाद कितना सूत्र याद रही, 2 सेंटीमीटर। हाँ सूत्र क्या दिया बताओ, HI बटा में HO, हाँ हाँ एफ, ये सूत्र याद कर लो, लिख लो। दिखवाए थोड़ी नहीं गया था, दिखवाया गया था, लिखवाया है। चलो ये सूत्र लिखवाए तो ठीक है, नोट कर लो, नहीं तो ऐसे कर दोगे डायरेक्ट। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन है कि निम्न परिपथ की सहायता से I, I1, I2, I3 का मान ज्ञात करना, ठीक है। अब इस सवाल को लगाना है। अब सवाल में लगाना है तो ये पहले बताना है कि पहले जो डायोड जुड़े हैं, 3 डायोड D1, D2 और D3, कोई ये पूछ दे कि D1 डायोड किस अभिनत में है, ये वाला अभिनत पूछेगा कि कौन से अभिनत में है, अग्र में है कि पश्च में है, पश्च में है। कैसे समझ में आया पश्च में, ये N क्षेत्र है और ये P क्षेत्र है, तो N क्षेत्र किससे जुड़ा, प्लस से, है ना, और P क्षेत्र किससे जुड़ा, माइनस से, तो ये कौन से अभिनत में होगा, पश्च अभिनत में। बहुत बढ़िया, बैठो ध्यान से देखिए, ये सवाल लगाना है। कैसे सवाल को हम हल करते हैं, सबसे पहले जो डायोड जोड़ा गया है, तो डायोड जानते हैं कि 2 काम करता है, एक धारा प्रवाह करने का भी काम करता है और धारा प्रवाह को रोकने का भी काम करता है, और इसका रीजन होता है उसके जोड़ने के तरीके पर। अगर हम डायोड को अग्र अभिनत में जोड़ते हैं, कौन से अभिनत में, अग्र अभिनत में, तो वो कभी भी धारा का प्रवाह नहीं करता है, अति करता है, अग्र अभिनत में धारा का प्रवाह करता है। अगर हम पश्च अभिनत में जोड़ते हैं तो पश्च अभिनत में वो कभी भी धारा का प्रवाह नहीं करता है। तो सबसे पहले ये जांचेंगे हम लोग कि दिए गए रेजिस्टेंस जो सर्किट है, इसमें जो डायोड जोड़ा गया है, कौन से डायोड किस अभिनत में जोड़ा गया है। तो सबसे पहले डायोड 1 को देखो, इसमें N क्षेत्र बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा है, तो अगर N क्षेत्र धन टर्मिनल से जुड़ता है तो N क्षेत्र का धन टर्मिनल से जुड़ना पश्च अभिनत को दर्शाता है। इस डायोड का P क्षेत्र धन से जुड़ा है, इसका भी P क्षेत्र धन से जुड़ा है, तो 2 डायोड किस में है, अग्र अभिनत में है, एक डायोड पश्च अभिनत में है। जो डायोड पश्च अभिनत में है वह डायोड धारा का प्रवाह नहीं करेगा, अर्थात इसमें धारा नहीं बहेगी, आई बहेगी नहीं, तो आई का मान कितना होगा, क्लियर है। तो पहला जो आपका प्रतिरोध है, इसमें धारा का मान क्या हो गया, 0। अब रह गया कि इसमें कितना धारा बहेगा, इसमें कितना धारा बहेगा। अच्छा ये बताइए कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपस में किस क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में। ध्यान से देखिए, ये वाला 150 ओम का और दूसरा वाला 50 ओम का, ये दोनों आपस में किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम में क्या होता है, विभव का मान एक समान होता है। अगर ये 20 वोल्ट की बैटरी है
कितने वोल्ट की बैटरी है? ये कितने ओम का है जी? तो इसमें 3 गो प्रतिरोध हो रहा है ना? कई प्रतिरोध हो रहा है? 3 गो। तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि इन तीनों का रिजल्ट किस में होगा। तो ये बताइए कि इसका तीनों का रिजल्ट, ये तीनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में है कि श्रेणी में है? तीनों समांतर में है कि ऐसा नहीं है? हाँ, दिमाग लगा लो, परीक्षा में तो नंबर कम थोड़ी ना वाला। परीक्षा में नंबर कम आवे के कोई कारण होला। ये इसके तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई करंट प्रवाह नहीं होगी, ध्यान से देखिए। लेकिन इसमें करंट बहेगी। तो पहले इन दोनों को सोचो कि ये किस क्रम में है। ये दोनों समांतर क्रम में है। इन दोनों के जगह पर एक चीज आ सकता है जिसको तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध करोगे तो इन दोनों को हटा करके ऐसा फिर से एक सर्किट बनाओगे उसके जगह पर, तो कैसा आपका डायग्राम बनेगा? तो ये तो वाला प्रतिरोध इसके साथ रहेगा ही रहेगा ना जी। इस वाले से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो इन दोनों के जगह पर जो नया प्रतिरोध आएगा, मान लो ये डायोड से जुड़ा हुआ है, कोई डायोड है। और देखो तो ध्यान से, ये और ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। परीक्षा में आंखें खोल के रखनी है, दिमाग को जगा के रखना है और गलतियों को ध्यान में रखना है कि कोई गलती ना हो। एक गलती पूरा जीवन नंबर वही रह जाएगा, कोई चांस नहीं। बाद में तू तेजी खा बन के कुछ ना करबो, नंबर ना बढ़ सकेगा। जो ना गई तो ना गई, परमानेंटली छप जाएगा और उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। इसलिए एग्जाम में एकदम दिमाग से, बुद्धि से प्रयोग करके गलतियों को ध्यान में रखते हुए कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, तब सवाल करेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हल में क्या क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे कि D1 कौन सा अभिनत में है? D1 पश्च अभिनत में है। अतः जब धारा नहीं जाएगी तो I1 का वैल्यू और D2 और D3 अग्र में है। तो D2 और D3 अग्र अभिनत में है, अतः I2 व I3 में धारा। अच्छा, जब धारा बहेगी बच्चों तो संधि नियम से ये धारा आई आ रही है ना, वही इसमें से बट के जा रही है और वही बट के इसमें भी जा रही है। तो संधि नियम से क्या कह सकते हैं? हाँ, संधि नियम लागू होगा। कितने बच्चों को संधि नियम याद होगा? एक बिंदु पर आने वाली समस्त धाराओं का मान वहां से जाने वाली सबसे। बहुत सुंदर। किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है? ये बताइए बच्चों कि I का वैल्यू किसके बराबर होगा? I2 प्लस I3। I2 प्लस हो गई बा, है नहीं? देख लो, है नहीं है ना? देख लो, बतिया को कम ध्यान दो। बात जितना करे के बाद लिमिट में बात करे के बाद, पढ़ से पूछे नहीं, बताइए नहीं, बोर्ड पर ध्यान दो। तो I इजकल टू I2 प्लस I3। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए, अब ये और ये कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। तो ये बात लिखनी पड़ेगी कि 50 ओम एवं 150 ओम किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। अतः तो समांतर क्रम है तो तुल्य रेजिस्टेंस R' मान लेते हैं। समांतर क्रम में निकालना होता है तो अगर 2 को प्रतिरोध है तो दोनों का गुणा करते हैं, 50 गुना 150 अब बटा दोनों को जोड़ देते हैं, 50 प्लस। तो ये बताइए 2 खाती हटेगी, कौ खाती है? हाँ, 2 अगर प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो दोनों का क्या करते हैं? गुणा करते हैं। अब बटा में दोनों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो ये बताइए 50 गुना 150, हाई जोड़िए तो 50 को 150 200 हो जाएगा ना। 200 में कौ जीरो होता है? 2 गो जीरो। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अच्छा, 15 5 कितना होता है? अब बाटा में कितना हो गया? ये प्रतिरोध का मात्रा कितना होता है? ओम। अब ये R' 75/2 ओम 100 ओम के साथ किस क्रम में होगा? श्रेणी क्रम में होगा ना। तो लिखेंगे कि चूंकि देखिए कितना अच्छा सवाल है। 75 का आधा कितना होता है? सब लोग जानते हैं 37.5। हाँ, तो 37.5 ओम एवं कितना है ये? 100 ओम किस क्रम में है? अतः
आर नेट कितना होगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 100 में 37.5 क्या करना है, जोड़ देना है। तो बताओ कितना आ जाएगा, 137.5 ओम। क्लियर हो गया। और इस तरह से हमने पूरे सर्किट का तुल्य रेजिस्टेंस क्या किया, निकाल लिया। तुल्य वोल्टेज हमको पता है, भी कितना है 120 वोल्ट, अतः आई कितना होगा, केवल 20 है। चलो तो आई इक्वल टू 20 वोल्ट है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आर। भी कितना है 20, ये कितना है। चलिए तो भागा देना बड़ा जटिल हो गया, भागा दे लीजिएगा, जितना आएगा उतना एम्पियर हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। शायद दिया भी गया। आई का मान जब निकल गया तो इस ध्यान दीजिए, इसमें ये वाला दोनों समांतर क्रम है, तो समांतर क्रम है तो लिख देंगे कि चूंकि समांतर क्रम में क्या समान होता है, विभव समान होता है। ध्यान दो, समांतर है, समान है तो 50 में किससे गुणा होगा, 50 में गुणा होगा I2 से, I में गुणा होगा I3 से। 50 दिया, I2 बराबर, इक्वेशन नंबर क्या बना लेना, सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या है, सेकेंड इक्वेशन है। अब देखा, ध्यान से देखो लो, आई का मान कितना दिलेगा 20/137.5 यहाँ रख देखो। I2 का मान रख दिया कितना 3i3, तो यहाँ 3i3 हो जाएगा, तो 3i3 में I3 जुड़ जाएगा तो 4i3, तो 4i3 बराबर कितना हो जाएगा 20/4 5 9, I2 हो गया ना। I2 की जगह पर कितना हुआ 3i3 I3 ना जी। अब मिल के कितना होगा I का मान कितना है 20/137.5, तो 3 को 4 गुण होला, तो 20/137, 4 5 कर लोगे, यहाँ से कर लोगे ना जी। ये वाला मनवा भी इसमें क्या कर देना है, रख देना है, I का I2 का निकल जाएगा, उसके बाद हल हो जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर से समझा दें, चलो समझो, ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि ये हम एक आपको सर्किट बना के दे रहे हैं, और इस सर्किट में आपको I1, I2, I3 4 धाराओं का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ध्यान से अगर सर्किट को देखें तो इस सर्किट में एक बैटरी जुड़ी है 20 वोल्ट की, ठीक है ना, जिसके साथ एक जो है 100 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है। इसके बाद समांतर क्रम में 3 प्रतिरोध जुड़े हैं, एक 50 ओम का, एक 50 ओम का, एक 150 ओम का। तीनों प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में 3 डायोड जुड़े हैं, इसके साथ एक डायोड जुड़ा है, इसके साथ एक डायोड जुड़ा है, इसके साथ डायोड जुड़ा है। डायोड जो जोड़ा है ना, उसका क्रम अगर ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा चेंजिंग देखने मिलता है। डायोड D1 में जुड़ने का तरीका अलग है, और D2 और D3 के जोड़ने का तरीका क्या है, अलग है। ये दोनों किस क्रम में है बच्चों, तो अगर इसको पता लगाना है तो देख लो, इधर वाला होता है P क्षेत्र, इधर वाला होता है N क्षेत्र। तो P को जोड़ दिया ऐसे ला करके बैटरी के प्लस सिरे से, ये P को ला कर जोड़ दिया बैटरी के प्लस से, तो ये दोनों डायोड किस अभिनत में हो गए, अग्र अभिनत में हो गए। ये डायोड कौन सा अभिनत में हो गया, पश्च अभिनत में हो गया। अच्छा, पश्च अभिनत में धारा का प्रवाह होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ से I1 में धारा बहेगी नहीं। जब धारा नहीं बहेगी तो इसका रिजल्ट कितना होगा, 0। तो D1 पश्च अभिनत में है, धारा का रिजल्ट 0 हो गया। D2 और D3 अग्र अभिनत में है, इसलिए I2 और I3 में धारा बहेगी। अच्छा, बहेगी तो संधि नियम से हम I के जगह पर क्या लिख सकते हैं, I2 + I3, मतलब ये जो धारा आएगी ये 2 भागों में क्या हो जाएगी, बट जाएगी। और यहाँ से इसका मान हल करने के लिए सबसे पहले हम पता करेंगे कि नेट धारा कितनी बहेगी। तो नेट धारा के लिए नेट प्रतिरोध का होना क्या है, जरूरी है। तो इस पूरे परिपथ का नेट प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए पहले इसको देखो, ये किस क्रम में है, समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम में कैलकुलेट करेंगे, 75 कितना हो जाएगा 2। इसके बाद ये 75/2 दोनों मिल करके जो दे रहा है 75 कितना 2, और ये 100 ओम। रुक जाओ, 50 समांतर क्रम में, ये
इसके बाद इसको बात एक साथ होता है ना। पहले बड़ा से हल करते आएंगे ना छोटा की तरफ। पहले दूर से हल किया जाता है, दूर से हल करके नज़दीक आया जाता है, नज़दीक से दूर नहीं जाया जाता है। किससे दूर किससे नजदीक? सेल से। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, 37.5 और 100 ओम, ये 37.5 और 100 ओम किस क्रम में हो गया? श्रेणी क्रम में हो गया। जब श्रेणी क्रम हो गया तो इसका रिजल्ट कितना हो गया? 137.5 ओम हो गया। क्लियर हो गया। और जब आपका ये पता हो गया कि इस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, 137.5 है, अब वोल्टेज कितना है? 20 है, तो हम धारा निकाल सकते हैं। I बराबर V बटा R कैलकुलेट कर दिए। अब यहाँ से तो I का मान पता चल गया, लेकिन अभी हमें I2 भी ज्ञात करना है, I3 भी। वो कैसे ज्ञात करें? तो देखो ये दोनों किस क्रम में थे? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में विभव का मान क्या होता है? समान। तो जितना वोल्टेज ये लेगा उतना वोल्टेज ये भी लेगा। हाँ, तो इसका वोल्टेज कैसे निकालेंगे? तो रेजिस्टेंस में धारा से गुणा कर देंगे तो वोल्टेज निकल जाएगा। तो 50 में किससे गुणा करेंगे? I2 से। और 150 में किससे गुणा करेंगे? क्योंकि फार्मूला होता है V = I × R। तो V में I से गुणा कर दिए, तो V × I 50 × I2 और 150 × I3। 50 दिया 150। I2 का मान बता रहा है कि I3 से कितना होगा? ट्रिपल होगा, 3 गुना होगा। कितना गुना होगा? तो ये बताओ, यहाँ I2 I3 को जोड़ा गया है ना, तो अगर I2 के जगह पर कितना हम लिख दें? 3I2 लिखेंगे ना, तो 3I3 लिखेंगे तो 3I3 इसके जगह पर, I2 के जगह पे, और फिर I3, तो 3I3 कितना हो गया? 4I3। I का मान कितना निकाले हो? I का मान 20 बटा 137.5, तो 20 बटा 137.5, 4 5 20, 5 बटा 137.5। अब ये मान निकल गया ना। जब ये मान निकल गया तो ये बताओ I2 कितना हो जाएगा? तो I2 निकालोगे, इसे ट्रिपल कर देना है ना। I3 का क्या करना है? ट्रिपल। I3 कितना है? ये है 5 तिहाई। हाँ 5 तिहाई 15 बटा 137.5 एम्पियर। एक आंसर ये, एक आंसर ये, और एक आंसर ये, एक आंसर ये। 4 धारा का मान निकल गया। समझ में आ गया? चलिए नोट करिए। बहुत